रोज की तरह माया इस सुबह भी हवेली के पिछले हिस्से में बने बाग के पास टहल रही थी। वो घने पेड़ों के पास ही थी कि उसने आहट सी महसूस की। उसने पलटकर देखा तो उसे इंद्रजीत अपनी तरफ आता दिखाई दिया। वो तेजी से पेड़ों के झुरमुट से बाहर आ गई। लगता है आपको घने पेड़ बहुत प्रिय हैं। इंद्रजीत ने कहा। हाँ, मेरा बचपन घने पेड़ों के बीच ही बीता है। खुले मैदानों में तो जैसे मेरा दम ही घुटने लगता है। माया इंद्रजीत की तरफ एक सेक्सी मुस्कान फेंकते हुए बोली। माया ने इस समय मैक्सी के ऊपर गर्म गाउन डाल रखा था। गाउन ऊपर से खुला था और मैक्सी भी आगे की ओर खींची हुई थी। इससे माया के उन्नत उभारों के आउटलाइन साफ नजर आ रहे थे। इंद्रजीत की नजरें भी उसके उभारों को नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। माया को भी जैसे इससे कोई शिकायत नहीं थी। इंद्रजीत को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बात करे, लेकिन माया को सब समझ आ रहा था। आप अवंतिका के सगे मामा के लड़के हैं? इंद्रजीत ने हामी भरी। तब तो आप भी राजसी परिवार के होंगे। माया ने आगे सवाल किया। अब उतने राजसी और संपन्न नहीं जितने राजा साहब हैं। मेरा मतलब फूफा जी, हम और हमारे वंशज वनवासी रहे हैं। हमारा एक कबीला है और हम उसी कबीले में राजा के परिवार से हैं। इंद्रजीत थोड़ा संकुचाता हुआ बोला। ओह। माया के मुंह से सिर्फ यही रिएक्शन निकला। आप यही सोच रही हैं ना कि एक इतने बड़े राजसी खानदान और एक वनवासी कबीले के खानदान में वैवाहिक संबंध कैसे स्थापित हो गए? इस बार सवाल करने की बारी इंद्रजीत की थी। अब नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। माया सकपकाते हुए बोली। अरे, ऐसे घबराने जैसी कोई बात नहीं है। दरअसल आम लोगों के मन में ऐसे सवाल आते ही रहते हैं। इंद्रजीत माया को नॉर्मल करने के पर्पस से जल्दी से बोल उठा। माया ने एक नजर इंद्रजीत को देखा और फिर हवेली की ओर चलने लगी कि अचानक उसका पैर बर्फ पर फिसला और वो लड़खड़ा गई। अरे अरे, संभल कर। उसके गिरने से पहले ही इंद्रजीत ने उसे संभाल लिया। इंद्रजीत के दोनों हाथ माया की कमर पर थे। इंद्रजीत ने घबराकर जल्दी से अपने हाथों को माया के शरीर से हटा दिया। धन्यवाद। माया ने इंद्रजीत की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। फिर दोनों हवेली की ओर चल दिए। अपने कमरे की ओर जाते हुए माया ने पलटकर इंद्रजीत को देखा और कहा, कल फिर मिलेंगे। इंद्रजीत ने हाँ में सिर हिलाया। डीएसपी आशीष और सौम्या रात में ही उस लड़की को कस्बे में स्थापित इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर में ले आए थे। सौम्या के पिता डॉक्टर अरोड़ा खुद उस लड़की का ट्रीटमेंट कर रहे थे। आशीष को उसके मातहतों से अभी अभी ही उस लड़की के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। वो लड़की पड़ोसी गांव की थी और कल शाम से मिसिंग बताई जा रही थी। उसके माता पिता और भाई ट्रॉमा सेंटर के बाहर लड़की के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। लड़की खतरे से बाहर है और डैडी कह रहे हैं कि वो जल्दी ही होश में आ जाएगी। जय हो माता शीतला की। लड़की की मां ने हाथ जोड़कर मां शीतला को धन्यवाद किया। लड़की के परिवार वालों से पुलिस को कोई खास जानकारी प्राप्त न हो सकी। उनके अनुसार वो अपने किसी रिश्तेदार के फंक्शन में इस गांव में आए हुए थे और लड़की बाहर घूमने गई थी। जब बड़ी देर तक वो वापस नहीं आई तो उन्होंने पुलिस को उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवा दी। तभी एक नर्स ने आकर सौम्या को लड़की के होश में आने की जानकारी दी। लड़की इस समय हॉस्पिटल के बेड पर टेक लगाकर बैठी चाय और टोस्ट खा रही थी। सौम्या उसके पास खड़ी थी और उसकी मेडिकल कंडीशन की जांच कर रही थी। किसी भी प्रकार की कोई गंभीर चोटें तो नहीं नजर आ रही हैं। मेरा अनुमान है कि हादसे के सदमे से ही ये बेहोश हो गई होगी। सौम्या ने आशीष को अपडेट किया। किसी प्रकार के असॉल्ट की कोशिश? आशीष ने सौम्या से सवाल किया। तुम्हारा मतलब सेक्सुअल असॉल्ट? नहीं। सौम्या ने अपना सिर नहीं में हिलाते हुए कहा। आशीष कुछ देर तक वहां की स्थिति का जायजा लेता रहा। लड़की ने जब नाश्ता पूरा कर लिया तब आशीष ने सौम्या को सिर से इशारा किया। नाम क्या है? सौम्या ने उसके परिवार की तरफ मुड़कर पूछा। राधा, उसके भाई ने जल्दी से कहा। हाँ तो राधा बेबी, अब तुम हमें बताओ कि कल तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मैं कल ऐसे ही बाजार घूमने निकली थी। मैं थोड़ा पार्क की तरफ निकल गई कि एक सुनसान गली में एक बड़े से कुत्ते ने मुझे दौड़ा लिया। मैं उससे बचने के लिए तेजी से एक तरफ भागी, लेकिन
उसने मुझ पर छलांग लगा दी। मैं गिर गई और उसके बाद से मुझे कुछ भी याद नहीं है। उस लड़की ने उन्हें बताया। तुम उस कुत्ते के बारे में कुछ बता सकती हो? मतलब वो देखने में कैसा था? क्या जैसे कुत्ते पाए जाते हैं वैसा था? आशीष ने उस लड़की से पूछा। नहीं सर, वो हमारे देसी कुत्ते जैसा नहीं था। वो तो एकदम भालू जैसा बड़ा था। लड़की ने आशीष के सवाल का जवाब देते हुए कहा। आशीष ने आगे कुछ भी पूछना बेकार समझा। अपने मातहतों को जरूरी निर्देश देके वो सौम्या के साथ वहां से बाहर निकल गया। घाटी में आजकल बर्फबारी बंद हो चुकी थी, जिस कारण से टूरिस्टों का आना बढ़ता ही जा रहा था। इनमें बड़ी संख्या में विदेशी थे। हालांकि ये क्षेत्र पर्यटन के लिए इसी प्रदेश की बाकी जगहों से कम प्रचलित था, फिर भी इस साल यहाँ सैलानियों की संख्या में काफी इजाफा देखा जा रहा था। इनमें से काफी सैलानी चर्च व उससे जुड़े मिशन से संबंधित थे। विदेशियों की संख्या अधिक होने के कारण पुलिस व प्रशासन पर भी काफी दबाव था। डीएसपी आशीष इस समय पुलिस हेडक्वार्टर में अपने पिता और आईजी सुरेश के सामने खड़े थे। उस लड़की से इन दोनों के बारे में कुछ पता चला? आईजी सुरेश ने डीएसपी आशीष से पूछा। नहीं सर, उस लड़की ने तो उन दोनों को देखा भी नहीं था। उन दोनों का कोई सुराग? नहीं सर, हम वापस घटना स्थल पर गए लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला। देखो आशीष, इस समय घाटी में सैलानियों की संख्या बहुत बढ़ गई है और उनमें भी विदेशी ही सबसे ज्यादा हैं। ऐसे में हम पागल या सीरियल किलर्स के खुले घूमने का रिस्क नहीं ले सकते। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ सर। उन दोनों को ढूंढने की जितनी कोशिश की जा सकती है हम कर रहे हैं। हमने लगभग 500 मीटर पर पुलिस चेक पोस्ट बना रखे हैं। साथ ही वॉच टावर पर भी काम चल रहा है और इसी हफ्ते के अंत तक सीसीटीवी कैमरे भी पूरी तरह से ऑपरेट करने लगेंगे। आशीष ने पूरी स्थिति से आईजी साहब को अवगत कराया। गुड। इस पूरे सीजन मुझे किसी भी तरह की कोई वारदात नहीं चाहिए। किसी भी तरह से। तुम मेरा मतलब समझ रहे हो ना? यस सर, मैं आपका मतलब पूरी तरह से समझ रहा हूँ और इसीलिए रात में मैं खुद अत्यधिक संवेदनशील इलाकों पर गश्त देता हूँ। गुड, अब तुम जा सकते हो। नहीं, 1 मिनट के लिए रुको। उन 2 मिसिंग लड़कों का क्या हुआ? आईजी सुरेश ने आशीष से पूछा। वो दोनों खुद ही वापस आ गए थे। मैंने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वो जंगल में खो गए थे, जहां मिशन के एक आदमी ने उनको रास्ता दिखाया और मिशन ले आया। वो दोनों इस समय मिशन को ज्वाइन कर चुके हैं। बड़ी अजीब बात है। ठीक है, तुम जा सकते हो। आशीष ने आईजी सुरेश को सैल्यूट किया और कमरे से बाहर निकल गया। इन बीती 2-3 रातों से हवेली पर किसी भी तरह की कोई अनहोनी नहीं हुई थी। उस काले साए का भी कुछ अता पता नहीं था। माहौल खुशनुमा बना हुआ था। इधर इंद्रजीत भी काफी समय हवेली में गुजारने लगा था। खासकर रात को वो अवश्य ही हवेली पर रहता था। इधर कुछ रातों से बर्फबारी तो नहीं हुई थी, लेकिन आज कोहरा रोज से कुछ ज्यादा ही था। रात का खाना खाकर अवंतिका और उसकी बहनें ऊपर अपने कमरे में चली गई थी। उन्होंने माया से भी आने को कहा था, लेकिन उसने थकान का बहाना बनाकर मना कर दिया और नीचे अपने कमरे की ओर चली गई। राजा पृथ्वीराज और भोला भी अपने कमरे में चले गए थे। इंद्रजीत हॉल में आग के पास बैठा हुआ था। ना जाने क्या सोचकर वो हवेली के पीछे से माया के कमरे की ओर खुलने वाली खिड़की की तरफ बढ़ गया। कमरे में लाइट जलने के कारण बाहर की खिड़की से माया के कमरे के अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा था। माया अलमारी से कपड़े निकाल रही थी। फिर वो खिड़की के पास ही आकर रुक गई। इंद्रजीत वहीं खिड़की के पास ठिठक गया। माया ने स्वेटर उतारा और फिर सूट भी। नीचे उसने गरम इनरवेयर पहन रखा था, जिसमें वो एकदम से कयामत लग रही थी। माया हाथ उठाकर इनरवेयर निकालने ही वाली थी कि इंद्रजीत ने खिड़की पर थपकी दी। माया ने चौंक कर खिड़की की तरफ देखा तो उसे इंद्रजीत मुस्कुराता हुआ और सिर को ना के इशारे में हिलाता हुआ दिखा। माया थोड़ी देर के लिए चौंकी, फिर उसके चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई और उसने खिड़की पर पर्दे को खींच लिया। इधर मुस्कुराता हुआ इंद्रजीत वापस हवेली के अंदर आग के पास आकर बैठ गया। कोहरा इतना अधिक था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। हवेली के पीछे की तरफ से एक काला साया पेड़ों के झुरमुट से निकलकर पहाड़ों से नीचे आ गया। वहां से थोड़ी दूरी पर बह रही एक पहाड़ी नदी को
उसने छलांग लगाकर पार किया और पत्थरों की पंक्तियों पर कूदते हुए नदी के साथ ही नीचे उतरने लगा। जल्दी ही वो नीचे मैदान पर पहुंच गया, जहां घने पेड़ों के झुरमुट के बीच के खाली स्थान पर 2 सफेद लबादाधारी साए खड़े थे। वो काला आदम कद कुत्ते नुमा साया उन दोनों के पास आकर रुक गया। सूर्य ग्रहण को कुछ ही दिन बाकी हैं। महामहिम की तरफ से आदेश आया है कि इस बीच किसी प्रकार की कोई गड़बड़ ना होने पाए। इससे पहले भी कई बार हमारे अनुयायियों के अपनी हवस और भूख को काबू में न रख पाने के कारण खेल बिगड़ चुका है। इस बार महामहिम किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं चाहते हैं। एक लबादाधारी ने साई से कहा। और अवंतिका का क्या? गुर्राते हुए उस काले साए के मुंह से निकला। सही समय पर राजकुमारी अवंतिका की बलि दी ही जाएगी। अभी तुम्हें पुराने निर्देशों का पालन करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरे लबादाधारी साई ने कहा। इसी के साथ वो दोनों लबादाधारी गहरे धुंध में जंगलों के अंदर विलीन हो गए। काला साया कुछ देर वहां खड़ा रहा और फिर वो भी जंगलों के अंदर चला गया।